क्या आपको लगता है कि जो दफा 370 का की अमेंडमेंट और 35A का हटाया जाना था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसके बारे में बताया नहीं गया था? क्या आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं? आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में राजनीति बहुत तेजी के साथ बदलना शुरू हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एक नई राजनीतिक शुरुआत जम्मू कश्मीर में करने जा रहे हैं। ऐसी अटकलें लग रही हैं, ऐसी चीमा गोइयां हो रही हैं। दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम दिल्ली चले गए हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में ओएसडी बनकर, और उसी मंत्रालय के बाद में वो सेक्रेटरी हो जाएंगे। मेरे साथ जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में क्या कुछ संभावनाएं हैं, इस समय जो चल रहा है उससे कितना यहाँ की पॉलिटिकल सेटअप यहाँ का कितना खुश है, इन तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी। बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदाब जुनाद साहब। बुखारी साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कोविड-19 की जब फर्स्ट वेव आई थी तो एक क्राइसिस ग्रुप बनाया गया था, उन लोगों ने कुछ सिफारिशात भी की, लेकिन हमने ये देखा कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन के बीच में जम्मू कश्मीर एक भयंकर सेकेंड वेव से अप्रैल और मई के महीने में गुजरा। मई जम्मू के लिए बड़ा सख्त रहा। जम्मू में सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 440 लोगों ने अपनी जान कोविड-19 के कारण गंवाई। कश्मीर में अभी भी सूरत हाल अगर अस्पतालों पर नजर दौड़ाई जाए तो 200 से ज्यादा लोग आज भी कश्मीर में ऑक्सीजन सपोर्ट के ऊपर अलग अलग अस्पतालों में हैं। अल्ताफ साहब, हुकूमत की इस कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, जहाँ तक कोविड की मैनेजमेंट का सवाल है, कोविड-19 की तो सेकेंड वेव की मैनेजमेंट का सवाल है, मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया है, लेकिन शायद वो तैयारी जो सेकेंड वेव के लिए होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। मुझे लगता है कि कोविड की पहली वेव चूँकि अल्लाह बहुत मेहरबान था हम पे, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसी गफलत में रही कि शायद इस वेव में भी कैजुअलिटीज़ बहुत कम होंगी और खुद ही से लोग शायद इस बीमारी का शिकार नहीं हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा जम्मू में अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बहुत बड़ी हद तक नज़र आई। कश्मीर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन उस हद तक नहीं हुई। और मुझे लगता है उसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि जम्मू में शायद 12 से 24 घंटे में जो अमवात हुई वो बहुत ज़्यादा हुई जब हम कश्मीर के साथ मुकाबला करते हैं, और 24 और 48 घंटे में अमवात बिल्कुल एक जैसी हैं स्टैटिस्टिकली जब देखा जाए। इसका मतलब है कि शायद डॉक्टरी हिसाब से ट्रीटमेंट वहाँ लेट मिला लोगों को, यहाँ थोड़ा सा पहले मिला। बहरहाल फिर भी मुबारकबादी देना चाहूँगा जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अटेंडेंट्स हैं, जिन्होंने बहुत हद तक मेहनत की जितना भी उनके पास था। लेकिन जो बुनियादी सहूलियात जिसे कहे जाएंगे ना, वो बुनियादी सहूलियात तो हम ले कर ही रहे हैं, क्योंकि बदकिस्मती से मैं इसी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं, पिछले 70 साल में हमने कभी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाया ही नहीं। चाहे हेल्थ था, चाहे एजुकेशन था, दीज हैव नेवर बीन प्रायोरिटी। हम तो क्या 1% भी नहीं एलोकेट करते थे इनकी तरफ। तो अल्ताफ, जैसे आपने कहा कि हम 1% भी इसमें एलोकेट नहीं करते थे, अक्सर देखा यह गया है कि कोई भी महामारी हो या मुल्क में परेशानी हो या आपकी यूनियन टेरिटरी में परेशानी हो, आप मौरूद इल्जाम किसी को तो ठहराते हैं, आप किसी के ऊपर तो ये इल्जाम लगाते हैं कि जनाब आप फर्स्ट वेव में भी आप ही थे, सेकेंड वेव में भी आप ही थे, आपको मालूम था, फर्स्ट वेव का एक्सपीरियंस आपको था, आपसे सेकेंड वेव में कोताही हुई है, आप मेहरबानी करके बराए मेहरबानी आप जरा हटिए, किसी और को मौका दीजिए प्लान करने का। जुनैद साहब, मुझे लगता है जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्राइसिस, नॉट ओनली इन कोविड, फॉर मैनेजमेंट ऑफ द टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, तो इल्ज़ाम तो उनको अपने सर पे लेना ही पड़ेगा। चाहिए वो कहें कि हमने बहुत हद तक कंट्रोल किया, ये किया, लेकिन इससे बेहतर भी हो सकता था। और मुझे लगता है कि तीसरी वेव का भी जैसे पूरे मुल्क में अंदेशा है, और जो ये स्ट्रेन डेल्टा स्ट्रेन की बात की जा रही है उसको मद्देनज़र रख के, जहाँ कहते हैं कि ये डोमेस्टिकली ही ज़्यादा बढ़ रहा है, सो द एडमिनिस्ट्रेशन विल हैव टू सी ये लोग कौन हैं जिन पे जिम्मेवारी थी, जो नाकाम हुए जिम्मेवारी को निभाने में, चाहे वो
इस खुशफहमी में रहे कि शायद सेकंड वेव में कुछ नहीं होगा, तो वो तो पिन पॉइंट करना ही पड़ेगा। और जो टास्क फोर्स बनाए गए हैं, मेरी सरकार से गुजारिश होगी, बराए करम ये कार्य नजार बदस्ते गिलकार ना करवाइए। यू नीड वायरोलॉजिस्ट फॉर दिस। यू डोंट नीड डॉक्टर तो सब हैं ये, लेकिन डॉक्टर ये वायरस है, इसके लिए आप वायरोलॉजिस्ट को इस टीम में लाइए। हमें शायद बहुत बड़े नामों की जरूरत नहीं है, हमें स्पेशलिस्ट की जरूरत है, जो इस फील्ड के स्पेशलिस्ट हो। जी जी अल्ताफ साहब, जैसे आपने कहा जो इस फील्ड के स्पेशलिस्ट हों उनको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। जो कुछ ऑफिशियल लेवल पर हो रहा है वो आप तक तो पहुंच ही रहा है, लेकिन जो हालात जम्मू कश्मीर में बने पिछले 2 महीनों में, और उन हालात में अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं। हमने एक एडवाइजर साहब को देखा कि वो एयरपोर्ट दौड़े दौड़े जा रहे हैं और वो लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक्स आ रहे थे और उनको ले रहे हैं, और उसके बाद वहां पर वो कह रहे हैं कि जनाब बड़ा जबरदस्त आ गए हैं, अब ऑक्सीजन इतनी हमारे पास होगी, जबकि शायद उन्हें ये भी मालूम नहीं कि ऑक्सीजन से ही जान नहीं बचती। कोविड-19 में और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है, वैक्सीनेशन है और दवाइयां हैं और भी बहुत कुछ है। तो अल्ताफ साहब, क्या ये समझते हैं कि बाबू लोगों से अब कमान छीन कर अब सियासी एडवाइजरों को बनाने की जरूरत आन पड़ी है, या अब आप भी वही कहते हैं कि जी डिलिमिटेशन मुकम्मल होने दो, इंतखाबात करा लो, बात खत्म? नहीं साहब, इंतखाबात तो होने ही चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। डेमोक्रेसी की रूह इंतखाबात है और इंतखाबात होने चाहिए। और जहाँ तक मुमकिन हो, जब तक भी इलेक्शन हो, जितनी जल्दी इलेक्शन हो, इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। मैं तो बार बार कहता रहा हूँ और आज भी कहूँगा। और इसके साथ ही लेकिन ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि शायद ये बाबू लोग अपनी नौकरी बचा रहे हैं। एडवाइज़र भी बाबू लोग ही हैं। ये रिटायर हुआ तो उसके बाद लगाया, कोई रिटायर अगर नहीं भी हुआ तो उसको रखा। तो वो इस जिम्मेवारी को शायद उसी बाबूगरी का एक एक्सटेंशन समझते हैं। जो कनेक्शन आम लोगों के दरमियान और सरकार के दरमियान होना चाहिए था, वो मिसिंग है। ठीक। हमारे एलजी साहब ने कोशिश की थी, तो कितना अकेला आदमी कितना कर सकता है। बाकी अगर जिनकी भी बात करें, चाहे वो अफसरशाही थी, चाहे जो हमारे साथ हमारे इंतज़ामिया के आला तरीन अफसरान थे, जिनकी ये ज़िम्मेवारी थी, मुझे लगता है कहीं न कहीं उनसे भी चूक हुई है। और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि ये चूक कैसे ना रिपीट की जाए। आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन पॉलिटिकल एडवाइजरों को लेकर आप अभी खामोश हैं। मेरा सवाल सीधा है मैं कि बाबू पॉलिटिकल लोगों को एडवाइज़रों हटा। को लेके इसलिए डायरेक्टली बहुत खामोश हूँ, क्योंकि डेमोक्रेसी में जब पॉलिटिकल एडवाइज़र बैकडोर से आते हैं, तो उसे एक फ़ेवर माना जाता है। ठीक। तो इसलिए मैं, क्योंकि वो असल जो मतलब होता है, पॉलिटिकल एडवाइजर्स शुड ऑलवेज कम थ्रू द फ्रंट डोर। व्हेन दे ठीक। कम थ्रू द बैक डोर, तो उसमें इल्जामात ज़्यादा आएंगे, और ये बीमारी इल्जामात सहने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इस वक्त हम कहते हैं कि भला मारो, जो अगर इन बाबुओं को ही कहा जाए कि अगर तुम डिलीवर नहीं करोगे, मुझे तो लगता है अगर इस लेयर को खत्म ही किया जाए, शायद इंतजामिया डायरेक्टली ही रिस्पॉन्सिबल, इससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी। इससे उनको भी एक्सक्यूज मिलता है कि साहब एडवाइजर साहब ने ये बोला, उस साहब ने ये बोला, ताकि डायरेक्टली पिन पॉइंट। आज लगता है कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ ब्लेम फ्रॉम वन मैन टू अनदर, अनदर मैन टू अनदर मैन। सो व्हाई नॉट डायरेक्टली make people responsible for it, instead of those people who have retired, who have nothing at stake except अच्छा। that what they are carrying today as advisors. ये तो लेकिन ये तो एक्सटेंशन ही है ना, ये तो नौकरियों का एक्सटेंशन, ये दे आर ऑल रिटायर्ड। लेकिन अल्ताफ साहब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपकी बातों से कि अब आप जो है, शायद आपको अंदर से ये भी दिल में अब ये ख्याल आ चुका है कि भाई ये सियासी एडवाइजरों का, ये एडवाइजरों का मामला ज्यादा लंबा नहीं है, डिलिमिटेशन खत्म होने वाली है, इंतखाबात जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं, तो आप इस वक्त दोबारा से ये पॉलिटिकल एडवाइजरों की डिमांड रेकअप करके या ये कर करके जनाब सियासी आदमियों के हाथों में जरा दे दीजिए, एलजी साहब के दाएं बाएं जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के दाएं बाएं पॉलिटिकल एडवाइजर होने चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कहीं कि आपको एक इशारा हो गया कि जी इंतखाबात बिल्कुल नजदीक हैं, तो अब छोड़ दीजिए जुनैद ये साहब, कानूनी ऐसा एडवाइजर? ऐसा नहीं है कि कोई इशारा हो गया है। मुझे लगता है एक सियासतदान काफी है, और मैं बड़ा इसमें कोई दो टोक अल्फाज में कहना चाहता हूँ। हमारे एलजी साहब सियासतदान है, मंजे हुए सियासतदान है, और वो अगर कहेंगे भी कि मैं सियासतदान नहीं हूँ, हम मानने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है उनको अपनी सियासी बसीरत का पुरजोर मुजाहिरा करना चाहिए और अपनी कमांड की विप चलानी चाहिए। अगर उनको लगता है ये एडवाइजर उनकी कमांड की विप चलाने में कहीं रास्ते में आ रहे हैं, दे आर बिकमिंग
impediment. So it will take him only 2 minutes to show them the door. They are at his pleasure, and he should exercise that authority. लेकिन क्या अल्ताफ साहब मुमकिन है जम्मू कश्मीर जैसी टफ स्टेट को एक शख्स गवर्न करे और उसमें भी उसके दाएं बाएं लोग जम्मू कश्मीर के बाशिंदा ना हो? आप जाहिर सी बात है यूपी चले जाएंगे, अल्ताफ बुखारी को यूपी का आप लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दें तो आप जरूर चाहेंगे कि 4 लोग जो उनके दाएं बाएं हो वो यूपी के हों, जो कम से कम उनको ये बता दें कि जनाब यूपी के लोगों का मिजाज कैसा है, जम्मू के अब इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में जम्मू के लोगों का मिजाज क्या है, कश्मीर के लोगों का मिजाज क्या है, हमको कहाँ क्या इंटरवेंशन करने की जरूरत है। तो आप मतलब जुनैद बहुत गई थोड़ी रही। वैसे भी कौन से जम्मू कश्मीर के लोग आपको, आप देखिए वहां कोई कश्मीर का एडवाइजर तो है ही नहीं। जम्मू से भी जो एडवाइजर हैं, क्या मेरा मानना है एक खान साहब को छोड़ के, फारूक खान साहब को छोड़ के, बाकी तो शायद मैं कम ही मानूंगा कि किसी को जम्मू की बारे में बहुत ज्यादा इल्मियत भी हो। तो यानी अब आप ये कहते हैं कि अब इसको छोड़ दीजिए, अब डीलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल होने दीजिए, इंतखाबात के बाद ही वो टंटा जल्दी बजा दीजिए, इंतखाबात हो जाए, जिसको लोग चुनेंगे वो संभाले, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले और आगे चलते बने। क्योंकि मुझे खुशी है कि मेरे दूसरे सियासी साथियों ने भी अब ये टोटल रिकनसाइल किया है कि वक्त ज़ाया कर दिया, 2 साल उन्होंने लोगों के ज़ाया किए। अगर ये ही अक्टूबर में 2019 में उन्होंने डिमांड उठाई होती कि साहब डेमोक्रेसी बहाल करो, इलेक्शंस कर दो और डेमोक्रेटिक हुकूमत आ जाए, तो ये मसला ही नहीं हुआ था। पता नहीं किस मसलहत में वो पड़ गए जी, हमने गुपकार अलायंस बनाया, हमने गुपकार डिक्लेरेशन किया। ये डिक्लेरेशन सीधा ही बताना था साहब हमें चांस दे दो आगे हुकूमत। वैसे ही सियासतदानों को ही हुकूमत करनी है, कोई ऐसा तो है नहीं कि ब्यूरोक्रेट्स हुकूमत करेंगे। इलेक्शन लड़ना भी सियासतदानों ने, और जो जीतेगा वही सिकंदर। इसका मतलब होगा कि नई दिल्ली से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर में जो टेलीफोन पड़ा हुआ उसकी घंटी बजी है। मुझे लगता है घंटी कभी बंद ही नहीं हुई थी। अब ये था कि वो कब उन्होंने उस घंटी की आवाज कब सुनी और कब नहीं सुनी, मुझे तो उसके बारे में मालूम नहीं है। लेकिन ऐसा तो होता है कि देखिए, वी आर इन लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। कनेक्शंस किसी भी टाइम कटते नहीं है। अब चूंकि सियासतदान कभी जाहिर करते हैं, कभी जाहिर नहीं करते। अच्छा अल्ताफ और मुझे हम जैसे लोग जो हैं, जो सियासतदान नहीं है, खिदमतगार है, हम तो कभी पेट में कोई चीज रखते ही नहीं। अच्छा अल्ताफ साहब मुझे ये भी बताइएगा कि पीएजीडी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने पिछले दिनों मीटिंग की और मीटिंग इस बैकड्रॉप में आई कि बहुत सारे लोगों ने अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी कि जनाब 2 हिस्से हो रहे हैं, फिर फलां डिवीजन बन रही है, फिर इस तरीके से बन रहा है, फिर पंजाब के 2 डिस्ट्रिक्ट जोड़े जा रहे हैं। ये सारी अफवाहें उड़ रही थी। इन अफवाहों के बीच में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीएजीडी की एक मीटिंग बुलाई। हालांकि पब्लिकली उन्होंने जो मीडिया के साथ बात की उसमें कोविड-19 को लेकर वो बड़े परेशान नजर आए और जब उनको इन तमाम चीजों पर बात पूछी गई तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि भाई ये अफवाहें तो कश्मीर में उड़ाई जाती हैं, हमने तो खुदा की रस्सी को मजबूत थामा हुआ है। तो लेकिन उनके चेहरे से साफ तौर पर ये पता चल रहा था कि परेशानी कोई नहीं है और वो भी जानते हैं कि ये अफवाहें हैं, लोग उड़ा रहे हैं। पीएजीडी की जो मीटिंग हुई है, आप कश्मीर में सियासतदान भी हैं और एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं और इन तमाम लोगों से आपके रवाबित पहले भी रहे हैं। अल्ताफ साहब, क्या गुपकार अलायंस की मीटिंग में वाकई न चुनाव डिस्कस हुए होंगे, न डीलिमिटेशन डिस्कस हुई होगी, सिर्फ कोविड डिस्कस हुआ और इसलिए मुलाकात की गई? देखिए, मैं तो वहाँ हाजिर नहीं था, लेकिन ये हो ही नहीं सकता है कि जब 2 सियासतदान मिलेंगे वो मौसम की बात करेंगे। वो मौसम की बात नहीं करेंगे, सियासी हालात की बात करेंगे। और अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की जाए, इस वक़्त 2 ही चीज़ें डिस्कस होंगी, डिलिमिटेशन और इलेक्शंस। कोई भी सियासतदान are you trying to say that New Delhi, these political parties have reconciled with New Delhi? I think they were only posturing that we have not reconciled. They had reconciled, I think, on the same day when this had happened. तो क्या आज अल्ताफ बुखारी को ये लग रहा है कि वो जो कदम मैंने उठाया जम्मू कश्मीर की सियासत को ध्यान में रखते हुए, वो जो आइस ब्रेक मैंने किया, वो आइस ब्रेक मुझे नहीं करना चाहिए था? नहीं, मुझे लगता है कि मैंने सही किया और मुझे इस पे भी खुशी है कि देर आए दुरुस्त आए, ये भी उसी रास्ते पे आए और वही सही रास्ता है। उसके बिना और कोई डेमोक्रेसी में रास्ता नहीं है। क्यों? हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, ये मुल्क हमारा है, हमारे
इख्तलाफात हो सकते हैं दिल्ली के साथ, वो इख्तलाफात ऐसे नहीं है कि कोई इसमें हमें किसी की सालिसी की ज़रूरत है या किसी की बीच बचाव की ज़रूरत है। हम डायरेक्टली जाके, हमारा वज़ीर-ए-आज़म है, हमारी सरकार है, हिंदुस्तान की सरकार, हमारी सरकार भी उतनी है जितनी वो किसी और शहरी की हिंदुस्तान की है। और मेरा मानना है कि ये जो आज करने जा रहे हैं, इनको अक्टूबर 2019 में ये करना चाहिए था। बहरहाल जम्मू कश्मीर के लोग इनसे इन 2 सालों का हिसाब ज़रूर लेंगे। शायद जो इस ब्यूरोक्रेसी ने लोगों को सताया, जितना लोगों ने सफ़र किया डेवलपमेंट वाइज़ या इस कोविड की वजह से, वो सब कहीं न कहीं ये सियासतदान भी उसके ज़िम्मेवार हैं, क्योंकि अगर इन्होंने उस वक़्त ये स्टेप उठाया होता, शायद इलेक्शन हुए भी होते, आज सरकार यहाँ भी होती। ठीक है, एक ही मसला होता, स्टेटहुड कब दोगे? इतना ही रहा होता ना। अब मामला इसी तक, मुझे लगता है महदूद क्या मामला इसी तक है कि स्टेटहुड कब तक रिस्टोर होगी और किस तरीके से होगी, क्या कुछ होगा? जुनैद साहब, आपको याद होगा मैंने पहले दिन भी आपको कहा था कोर एजेंडा। जब आपने मुझे कहा अल्ताफ बुखारी तुम अलग क्या करोगे, मैंने कहा जनाब मैं कुछ अलग नहीं करूंगा, क्यों, यहाँ कुछ अलग करने के लिए नहीं है। यहाँ बिल्कुल तीन ही चीजें हैं कि रियासत के लोग परेशान है कि रियासत हमारी वापस मिले, हमारी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारे बच्चों के लिए हो, हमारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ हो। बाकी 370-35 से इमोशनली एवरीबॉडी इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ क्लोज़ टू दैट इश्यू। बट तो अल्ताफ साहब फिर चूंकि वो मुझे सुप्रीम कोर्ट में है, वो सुप्रीम कोर्ट को ही फैसला करना है या पार्लियामेंट ने करना है, दोनों में हमारा बहुत कुछ अमल दरामद नहीं है। बस इतना ही अमल दरामद है कि सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिकल पार्टीज ने किया हुआ है। मुझे लगता है वो भी इसलिए कि हाँ, कहने के लिए किया है कि हमने किया है वो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई उसको उस तरह से फॉलो कर रहा है जिस तरह से करना चाहिए था। बहरहाल मुझे लगता है आज के दिन में खुशी की बात यह है कि तमाम सियासी कायदीन इस चीज़ पे पहुंचे हैं जो हमने अक्टूबर 2019 में कहा कि साहब दिल्ली में वजीर आजम, दिल्ली में वजीर दाखिला, दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इन्हीं के पास हमारे मसले का हल है, भारत सरकार के पास हमारे मसले अच्छा, का कुछ हल है। खबरें अल्ताफ साहब यूं भी आई कि कोई बातचीत होने जा रही है इसी किस लेवल चीज पर पे इनसे। बातचीत? ये क्या दो ममालिक है, कोई बातचीत होगी? मुझे तो ये मैं कभी कभी हंसी भी आती है। हम वी आर इक्वेटिंग आवरसेल्व्स विद सोवरेन स्टेट्स, वी आर नॉट अ सोवरेन स्टेट। ये तो लगता है चलता रहता है। हम तो हर 2 महीने में जाके मिल आते हैं। वजीर आजम अपना है, वजीर दाखिला अपना है, अपनी अपनी सरकार है, तो इसमें क्या है ये सब? अच्छा, क्या क्या अल्ताफ साहब मानेंगे कि जो भी सियासी जमातें अब फाइनली उनको ये लगने लगा है कि डिलिमिटेशन में भी हमको शामिल होना चाहिए, चिट्ठी लिखी है वहां पर भी आने वाले वक्त। अल्लाह करे कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने तो वही कहा, अल्लाह करे शामिल हो जाए। क्यों, हो सकता है इनके शामिल होने से शायद कुछ चीजें जो लोगों के हित में ना हो। अल्ताफ साहब ये भी समझना चाहूंगा, फिर ये पब्लिक पोस्चरिंग जो करते हैं जिसमें एक मजहब के लोगों को ये बताया जाता है कि भाई आप तो जुल्म सितम का शिकार हो गए, आपके से तो सब कुछ छीन लिया गया है और आपके रहनुमा रहबर और अब आपको बचाने वाले तो हम ही हैं और तो कोई है नहीं यहाँ पर। तो ये जो पब्लिक पोस्चरिंग की जाती है जो कश्मीर में सालों से होती आई है, जिसका नतीजा ये है कि हम अगर सेपरेटिज्म को वहां खत्म करना चाहते हैं वो नहीं खत्म हो रहा, हम अगर नई क़यादत देना चाहते हैं, नई क़यादत वहां नहीं आ पाती। वही पुराना सिस्टम है, उसी पुराने सिस्टम को अगर दोबारा से बहाल करने वाली बात है, तो फिर मुझे ये बताइए कि इतनी लंबे वक्त तक इन सियासी जमातों को इतनी पोस्चरिंग करने की जरूरत क्या थी? जुनैद यही साहब, बात तो साल पहले। दो चीजें मैं बताऊंगा। मुझे नहीं लगता है ये 1987 है या ये 1996 भी है। लोग जिसको चुनेंगे वही आएगा। और आज के दिन में मुझे नहीं लगता है लोग इसलिए दे आर गोइंग टू बाय इवन दिस आर्गुमेंट कि हम ही तुम्हारे वसीलेदार हैं और हम ही। अभी आपने देखा हाल ही में डीडीसी इलेक्शन हुए, एक बार फिर लोगों को बेवकूफ बनाया गया कि हम 370 और 35 से लाएंगे, रिस्टोर करेंगे। आप वोट हमें दे दो। 6 महीने हुए, कुछ नहीं आया, बात भी नहीं अब हो रही है उसकी। अब लोग भी समझते हैं बहुत पानी जहलम से बह चुका है। मुझे लगता है आपने देखा पीएचडी की मीटिंग 2 दिन पहले हुई, कल एक और इनमें से एक पार्टी ने कहा साहब हमारा तो कोई भी नहीं है वहाँ, इसलिए हम क्यों शामिल हो जाएं। फिर तो उसका मतलब है डायरेक्टली उस पार्टी का कि जिन पार्टियों की पार्लियामेंट में कोई नुमाइंदगी नहीं है तो क्या वो डिलिमिटेशन कमीशन में नहीं जाएंगे?
मैं वाजिया करना चाहता हूँ, अपनी पार्टी का पार्लियामेंट में कोई नहीं है, असेंबली इस वक्त है ही नहीं, लेकिन हम जरूर जाएंगे। लोगों के जो तहफुजात करनी है, जो डिलिमिटेशन होगी, हम अपना नुक्ते नजर पेश करेंगे, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। if we say we represent people, then अच्छा अल्ताफ साहब, why should we shy from this कि नहीं साहब हम नहीं करेंगे। अच्छा अल्ताफ साहब, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही है। पीएजीडी जी जब बना तो पीएजीडी ने जब इंतखाबात में हिस्सा लिया, इंतखाबात में हिस्सा लेने के बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली हमें। वो जी इंटरेस्टिंग चीज वहां देखने को ये मिली कि इंतखाबात तो सारी जमातों ने मिलकर लड़ा, लेकिन हाँ इंतखाबात में कुलियतन फायदा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ। तो आपसे ये जानना चाहूंगा, जो हमने बड़ी बार पूछा भी, कि कहीं जितनी बाकी सियासी जमातें हैं, वो बाकी सियासी जमातें सिर्फ पीएजीडी में हिस्सेदार हैं, लेकिन पीएजीडी असल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही एक एक्सटेंशन है। आ जी गया कैमरा। जी जी बिल्कुल आ तो गया। मुझे लगता है कि साहब नहीं, ऐसी बात नहीं है कि खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा हुआ। आपको मालूम है जमीनी हकाइक के मुताबिक जितनी सीटें पीडीपी ने ली, अगर वो पीएचडी में नहीं होती वो नहीं लेते, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने ली वो नहीं लेते, या आपकी सीपीआईएम ने ली वो नहीं लेते उतनी सीटें। मैं नहीं कहता हूँ, अलग अलग ही जमातें अगर लड़ती तो आप नताइज बिल्कुल ही मुख्तलिफ पाते। ये तो 6 जमातों का वोट था, जो चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कैडर बहुत जगह है और उन्होंने लड़ा इन सब में से ज्यादा जगह पे, इसलिए उन्होंने ज्यादा सीटें ली। इसलिए नहीं उन्होंने ली कि खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस। सब फायदा तो सबको हुआ, इसीलिए तो ये मिले। इट वाज ओनली एन अलायंस फॉर कीपिंग देमसेल्व्स अलाइव। और और आपने और देखा, or do you want to say that this was an alliance to ensure Jammu Kashmir अपनी पार्टी does not win many of these नहीं DDC मुझे नहीं territory? मैं ना मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो हो गया ना। लेकिन मैं यूं तो मैं 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 आप ये मैं ये अपने तो आप नहीं नहीं, मैं तो नहीं, ये ये तो नहीं आपको, ये तो आप बुखारी साहब मानेंगे ना कि जब आपने श्रीनगर में डीडीसी, श्रीनगर डीडीसी में आपका चेयरपर्सन बना और कुछ डीडीसी में आपका चेयरपर्सन बना, ये सरप्राइज जो आपने स्प्रिंग किए, इन सरप्राइजेस से एकदम से मतलब परेशान तो नहीं हुई ये सियासी जमातें, जिसका ये नतीजा है कि आज ये सियासी जमातें जो हैं वो कहती हैं कि चलो जनाब अब डीलिमिटेशन मुकम्मल होगी फिर। नहीं मुझे नहीं लगता है कि ये परेशानी, मंजी हुई सियासी जमातें हैं और इनको पता है किस वक्त कौन सा पैंतरा बदलाना है। ये माहिर हैं पैंतरे बदलाने में। ये तो आपको पता है कि ये तो कभी भी ये इशू को नॉन इशू भी बनाते और लेकिन नॉन इशू आपके को वजूद से थोड़ा सा डर तो लग गया था। मुझे लगता है कि इन सबको मालूम है कि नई सियासी जमात है अभी, और इनको ऐसा कोई हमसे, और फैक्ट ये भी है हमसे कोई ऐसा, शायद ये हो सकता है कि हमारी सच से डरते हों, कि इनको पता है कि ये सच बोलते हैं, बिल्कुल अफरंट सच बोलते हैं, कोई पीछे दोगली बात नहीं रखते हैं, तो उससे हो सकता है। लेकिन बहरहाल मुझे इनकी बहुत इज्जत है और इन्हें भी मुझे लगता है हमसे बहुत प्यार है, मोहब्बत भी है, और उसका मुजाहरा भी काफ़ी बार होता है, कभी गालियों की सूरत में होता है। इनके प्यार का मुजाहरा हमारे लिए, कभी ये हमें ए टीम, कभी बी टीम, कभी सी टीम बनाते हैं, लेकिन बहरहाल ये तो चलता ही है। जब आप निकलेंगे, इफ यू कम आउट एंड try to say something which others don't speak, then they will try to call you by different names. if you are अगर आप श्योर हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है, तो इंसान को डटे रहना चाहिए। अल्लाह के फजल से हम डटे रहे, हम उन बातों से नहीं डरे, जिन नामों से हमें बुलाया गया उन नामों से नहीं डरे। अल्ताफ साहब, एक बिल्कुल हट के सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, वैसे बनता नहीं आपसे पूछना, लेकिन चूंकि सियासी बसीरत आप भी रखते हैं और सियासतदान हैं, क्या आपको लगता है कि जो दफा 370 का की अमेंडमेंट और 35A का हटाया जाना था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसके बारे में बताया नहीं गया था? क्या आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं तो ये मानने को तैयार नहीं हूँ एज अ पर्सन। बाकी वल्लो आलम बेसवाब, बाकी तो वल्लो आलम बेसवाब। मैं जैसे बताऊंगा आपको, मैं दिल्ली में था, ये मैं कतन नहीं बताऊंगा। अगर आपने याद होगा कुछ दिन पहले आपने मुझे पूछा एक दिन कि क्या बात हो रही है, ये बड़ा जम्मू कश्मीर में अफवाहें, मैंने कहा बिल्कुल गलत है। इसी तरह उस वक्त तो मैंने कैसे बोला, मुझे कोई ये तो नहीं था, मैं दिल्ली में था, मैंने भी पता किया, उन्होंने कहा गलत है। तो कहीं ना आज तक तो कभी नहीं इन्होंने बोला कि 27 जुलाई को जब ये लोग प्राइम मिनिस्टर से मिले तो क्या बात हुई। आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पब्लिक तो ये किया नहीं। बहरहाल किसी दिन ये सवाल पब्लिक करना ही पड़ेगा।
क्यों? ये अगर पब्लिक नहीं करेंगे, हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी पब्लिक करे। कोई किताब देखिए, लिख दे, हाँ, कोई कोई किताब किताब लिख लिख। दे, हाँ, कहीं ना कहीं से तो पब्लिक होगा। चलिए, जो करना था अल्लाह को ये मंजूर था, शायद इसी तरह 370 का हटना। लेकिन जो हमने देखा था कि डेवलपमेंट के वादे हुए थे कि दूध की नदियां और सोने के पहाड़ यहाँ बनेंगे, तो वो वैसा कुछ तो हुआ नहीं। अल्लाह हमें हिम्मत दे दे अच्छा और अल्ताफ ताकि साहब, हम ये करें। एजुकेशन के तालीमी निज़ाम पर आऊँगा। तालीमी निज़ाम में जो हमारी एजुकेशन की पॉलिसी है, ओवरनाइट हुकूमत ने एक बच्ची की वीडियो देखी और फौरन तालीमी निज़ाम में फौरन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया गया, जिससे प्राइवेट स्कूल वाले परेशान, उसातिज़ा परेशान, अच्छा माँ-बाप परेशान कि भई हमारे बच्चे अब पढ़ेंगे कैसे? इन्हें तो सारी क्लासेस जो हैं ये। तो इस तालीमी निज़ाम के इस बदलाव को और ये जो आनन-फानन में ये फैसले करते हैं, कोई वीडियो देख लेते हैं, फैसला कर लेते हैं। तो मुझे बताएँ कि इस पर आपकी जुनैद क्या साहब, राय है? मुझे मुझे उम्मीद है कि आपका और मेरा वीडियो देख के भी कुछ फैसले आज हो जाएंगे। अल्लाह करे कि हम भी कोई ऐसी बात करें जिन बातों में ऐसी रहम दिल बात हो जो बच्ची के कहने से हुआ। मैं उस बच्ची की जुर्रत का दाद देता हूँ, और मैं अपने एलजी साहब और अपनी सरकार का भी बड़ा दाद देता हूँ कि उन्होंने उस बच्ची के कहने से 12 घंटे में पॉलिसी बदल दी। लेकिन मेरा सवाल है, व्हाट इज द एजुकेशन पॉलिसी? आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड टिल नाउ। 2018 में जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट गई, उसके बाद इन्होंने एनसीईआरटी सिलेबस यहाँ राइज किया। अब मैं सुन रहा हूँ, अभी 2 साल भी नहीं हुए, नाउ दे वांट टू चेंज द सिलेबस अगेन। व्हाट इज द नीड? Who is doing it? Why are they not waiting for democratic elected governments? These are state subjects. These are not central subjects. ये क्या हो रहा है? किसके लिए हो रहा है? किसके यहाँ पे हो रहा है? कौन कर रहा है? और I want to also warn the administration, खिलवाड़ ना करिए। ये हमारे बच्चों का फ्यूचर है। हमारी हिस्ट्री के साथ भी खिलवाड़ ना करिए। Ultimately, it is not going to get them any laurels. ठीक। अगर किसी को लग रहा है इससे कोई लॉरल्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बजुम शेख कलम जो डिसीजंस ले रहे हैं, इसी तरह से जिस वक्त डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी, बजुम शेख कलम वो खत्म हो जाएंगे। Why do something which is not required? The priority should be given education policy. There is no education policy. बिल्कुल, आखिर में अल्ताफ साहब आपसे, बिजली का जबरदस्त क्राइसिस बहरान है जम्मू में, और बहरान इस नौयत का है कि जो मीटर्ड एरियाज है, जिन एरियाज में मीटर भी लगाए गए हैं, उन एरियाज में भी कर्टेलमेंट का शेड्यूल लागू कर दिया गया। हालांकि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहता है हम कर्टेलमेंट करेंगे नहीं, लेकिन शेड्यूल जो है वो बाज़ाब्ता अखबारों में आ चुका है और रात को 1 बजे भी बिजली चली जाती है, 2 बजे भी बंद हो सकती है। और कई इलाके तो ऐसे हैं कि वहां आज भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के ऊपर हैं। तो उन इलाकों में बड़ी दिक्कत का सामना है। तो ये जो पॉलिसी पैरालिसिस है कि आप पोस्टपेड के मीटर आपने अभी मुकम्मल लगाए नहीं, तो आप प्रीपेड मीटर अब लगाने जा रहे हैं। आपने तारें बदलकर अभी तक केबलें पूरे जम्मू शहर में लगाई नहीं, तो अब आप क्या कहते हैं प्रीपेड मीटर लगाने लगे हैं। तो ये जो पॉलिसी पैरालिसिस है और ये जो हिट एंड रन वाला फार्मूला है कि जनाब ये नहीं चलता तो ये कर लो, ये नहीं चलता है तो ये कर लो। आखिर में आपसे जानना चाहूंगा कि इस पर आपका क्या कहना है? बदकिस्मती से इस रियासत में, आज तो रियासत रही नहीं, इस खिते में हमेशा कहा गया लोग बिजली की चोरी करते हैं, और जो कहते हैं उनको ये शर्म नहीं आती है कि उनका काम क्या है। फिर मैं ये 2 मिनट के लिए मानने को तैयार हूं कि लोग चोरी करते हैं, उनका काम क्या है, वो किस लिए रोकना। है? इतना बड़ा डिपार्टमेंट जो है, वो उनका काम क्या है? और मैं ये वाजा करना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोग ईमानदार हैं, और अगर कुछ ब्लैक शीप इनमें ऐसी चोरी करते होंगे, वो हर सोसाइटी में होते हैं, हर जगह होते हैं। और टू पेंट एवरीबडी के साथ, यहाँ चूंकि चोरी हो रही है, आज मैंने देखा किसी अफसर की हिम्मत हुई कि ये कहने को, साहब यहाँ चोरी हुई, पता नहीं ये मैनेजिंग डायरेक्टर किसके बनाए गए, किसने बनाए, अगर मेरी चलती तो उसको तो आज शाम को ही बर्खास्त किया गया होना चाहिए था, जिसकी जुर्रत ये हुई कहने को कि लोग सब चोर हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। He does not know his job and he is putting the blame on the people. Why does he not catch the thieves? तो इसलिए बदकिस्मती की बात है, इनको लगता है कि वो ऐसा ही कर सकते हैं, हालांकि दे हैव अ वेरी गुड प्रिंसिपल सेक्रेटरी। इस महकमे का एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इतना अच्छा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो ऐसे अफसरों को फौरन इन जगहों से हटाएं जो इनसेंसिटिव रिमार्क्स पास करें। They can tell people truly कि साहब हमारी
खरीदने की हिम्मत कम हो गई है। हमारे पास पैसे नहीं है, हम कम बिजली खरीद रहे हैं। या अपील करें लोगों से, साहब बिजली थोड़ा सा कम इस्तेमाल करिए, अस्पतालों को ज्यादा दे देंगे। लेकिन नॉट सेइंग, ये तो सुना ही नहीं है कभी। ये तो अलमिया है कि एक अफसर जिनकी जिनकी खिदमत के लिए उसको बनाया गया है, जिनके टैक्स पैसे से उसकी तनख्वाह मिल रही है, वो इल्जाम लगा रहा है ये सब चोर हैं। अल्ताफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के शुक्रिया, लिए। शुक्रिया, तो थैंक यू ये वेरी मच। थे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सैयद अल्ताफ बुखारी। आपने सुन लिया कि अल्ताफ साहब का साफ तौर पर ये कहना है, इनकी तमाम बातों से ये बात साफ होती है कि इंतखाबात डिलिमिटेशन के फौरन बाद होंगे, इसीलिए पॉलिटिकल एडवाइजर के मामले पर इन्होंने चुप्पी साधी। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया।